नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं सासाराम के विधायक राजेश गुप्ता जी। हम इनसे संगठन पर भी बात करेंगे और हम इनसे बिहार में जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे और इन्होंने विधानसभा में क्या किया है अपने कार्यकाल के दौरान उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी। सबसे पहले सर नमस्कार, धन्यवाद समय देने के लिए। सर पहला सवाल, ईडी की जो नोटिस है, ईडी का जो कार्रवाई है वो इन दिनों लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है और इसके निशाने पर आरजेडी के बड़े नेता हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ईडी और सीबीआई, चुनाव आ गया तो आएगा ही। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसी साल, और ईडी और सीबीआई हर उस स्टेट में जाते हैं जहां चुनाव होता है। चुनाव के पहले इनको बुलाया जाता है, और जो पूछताछ की बात है ये आज नई बात नहीं है, पहले भी हुई है और आगे भी होगी। सीबीआई की छापेमारी भी हुई है। हमने तो बता ही दिया कि पहले भी हुई है और आगे भी होते रहेगा, क्योंकि केंद्र में उसके डायरेक्टर बैठे हुए हैं और वहां से रिमोट जिधर दबता है उधर ईडी और सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि एकमात्र आरजेडी परिवार ही है जो टिका हुआ है। मैंने कई जगहों पर देखा कि लोगों ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। क्या आरजेडी के लोगों को डर नहीं लगता है कि जेल चले जाएंगे? देखिए, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ना डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। और इससे अधिक क्या किया जा सकता है इस अवस्था में? अवस्था भी, एज तो काफी हो गई है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, उसके बाद भी ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है, उनको जेल भेजा गया उनको। लेकिन इन्होंने, हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे नेता है जो कभी गलत के सामने हथियार नहीं डाला और झुके नहीं और आगे झुकेंगे भी नहीं। और उन्हीं के लड़के हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी। अच्छा, आप लोग जो है, आपकी पार्टी जो है लगातार, आप तो विधानसभा में रहते हैं, ये सवाल उठाती है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग बार बार बोलते हैं, किस बिना पे बोलते हैं? क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ समस्या तो है। आए दिन मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है, विधानसभा में देखने को मिल जाता है, बहुत सारा कार्यक्रम में देखने को मिलता है कि उनकी जो हरकतें होती हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक दबे जुबान बोलते हैं। विपक्ष की तो बात छोड़िए, उन्हीं के मंत्री और उनके विधायक दबे जुबान बोलते हैं कि लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उटपटांग हरकत करते रहते हैं। आज ही के दिन विधानसभा में उन्हीं के पार्टी के लोग मोबाइल निकाल रहे थे, उस पे उन्होंने बोला कि मोबाइल चलाने पे ये जो दुनिया है 10 साल में खत्म हो जाएगी। आज की ही बात है। हाँ, मैंने देखा था कि दुनिया अब 10 साल
नहीं रहेगी, 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। कभी किसी का पैर छूने लगते हैं, कभी किसी महिला को पकड़ के, आप देखे होंगे किसी कार्यक्रम में, हमको भी कुछ कुछ याद आ रहा है, एक महिला को पकड़ के ऐसे शाबाशी दे रहे थे, या जो कहा जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो हैं। वैसे उनके एक विधायक हैं गोपाल मंडल, जो नोट लड़की के गाल पे साट रहे थे, तो उनका और नीतीश जी का वीडियो ज्वाइंट करके बहुत वायरल हो रहा है। तो गोपाल मंडल जी के बारे में क्या कहना है? जी देखिए, एनडीए के जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, तो एनडीए के पास एक वॉशिंग मशीन है, और उसमें डाल के उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, और वो एकदम शुद्धता के साथ बाहर आते हैं। ना उनके यहाँ कभी सीबीआई जाएगा, ना उनके यहाँ ईडी जाएगा, ना उनके यहाँ का कोई विधायक ओछी हरकत करेंगे। जिस विधायक का आप नाम ले रहे हैं, हमको लगता है कि हर महीने कोई ना कोई ओछी हरकत उनका आता है मीडिया के सामने, लेकिन वो हैं तो एनडीए के, वो तो उसी वॉशिंग मशीन से निकल के आए हैं, तो उनके ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कार्रवाई नीतीश जी क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे विधायक जो पार्टी को का इमेज भी खराब कर रहे हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि पूरे इंडिया में केवल विपक्ष के लोगों के यहाँ ही ईडी और सीबीआई क्यों जाती है? भाजपा में या पूरे एनडीए में कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसके यहाँ ईडी और सीबीआई जाती हो। नहीं, वो लोग ईमानदार होंगे। नहीं, उसी वॉशिंग मशीन से वो आए हुए हैं। तो वॉशिंग मशीन में आप लोग क्यों नहीं चल जाते? तो वो ऑलरेडी तो एनडीए के पास है ना। अच्छा, तो कभी उस वॉशिंग मशीन में जाने जो का एनडीए ज्वाइन करेगा, उस वॉशिंग मशीन में उसको बैठा के निकाल दिया जाएगा। अच्छा, उस वॉशिंग मशीन में लेने की कोशिश हो रही है क्या आरजेडी को? आरजेडी को लेने की लोगों के पास क्षमता नहीं है, आरजेडी झुकने वाली नहीं है। अच्छा, एक गेम समझना चाह रहे हैं कि एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने खास करके, ये क्लियर कहीं नहीं कहा है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इस मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि एनडीए के पास कोई चेहरा है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं, तो क्लियर कहां से करेंगी? तो नीतीश जी को क्लियर नहीं ना कर रहे हैं। निशांत भी आके बोले कि पिताजी को के बारे में घोषणा कर देनी चाहिए। निशांत तो बोलेंगे ही, जदयू के लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन भाजपा तो क्लियर नहीं कर रहा है। तो वही तो सवाल है कि क्यों नहीं क्लियर कर रहा है भाजपा। इसलिए को देख रहा है कि नीतीश जी का रिटायरमेंट का समय आ गया है। हर चीज का एक्सपायरी का डेट आता है, और वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। जैसे दवा एक्सपायर होता है ना, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सपायर हो चुके हैं, और उनका एक्सपायरी डेट में नाम आ गया है। इसलिए बीजेपी नहीं कर रही है। अब बीजेपी समझे, ये तो एनडीए के लोग समझेंगे ना, उनके पास कोई चेहरा है कि नहीं है, क्यों नहीं क्लियर कर रहा है? अगर हिम्मत है तो चेहरा सामने लाके चुनाव लड़े। यानी आप कह रहे हैं कि एनडीए नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। अब तो एनडीए के लोग समझेंगे कि उनके इनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैंने एनडीए के कई नेताओं से पूछा था कि ये बताइए कि क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं आप लोग सीएम का चेहरा नीतीश कुमार को। तो उन्होंने कहा कि हमारी केंद्रीय कमेटी, हमारा संसदीय बोर्ड इस पर फैसला लेगा, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिला कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है क्या? अब हर कोई समझ गया है कि नीतीश कुमार रिटायर्ड हो चुके हैं, नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं, मानसिक संतुलन भी सही नहीं है उनका, अब उनसे संभल भी नहीं रहा है बिहार।
आप देख रहे हैं अभी क्या स्थिति बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां मर्डर नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है। अभी आरा में देखें 25 करोड़ का लूट, अभी पटना में 1 करोड़ का लूट, रोज हत्या हो रहा है। ये कौन सा राज है, कौन सा शासन है, सुशासन है। ये कौन सी सुशासन है। ये डबल इंजन की सरकार कहां सोई हुई है। कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहां तक कि सांसद विधायक खुद नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आए दिन डकैती हो रही है, लूट हो रही है, रेप हो रही है। अभी हमारे यहाँ रोहतास की सासाराम की बेटी थी जो बनारस में हत्या हो गया। हम और औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी गए थे उसके लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने के लिए। उनको पूरी बात बताई गई, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, लिपापोती कर दिया गया। तो लोग कहते हैं कि बुलडोजर बाबा है। कहां गया उनका बुलडोजर। बनारस में उस बच्ची की हत्या हुई लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। यहाँ हमारे यहाँ रोहतास में एक बच्ची की 55 दिन के बाद लाश मिला, लेकिन अभी तक कहीं कोई जांच हो रहा है ना कोई कार्रवाई हो रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, चूंकि आप सासाराम से हैं और आपने विधानसभा में ये सवाल उठाया भी था, वहां के कब्रिस्तानों में शराब छिपाने की जो घटना है, जो हरकतें हैं, उसको लेकर आपने विधानसभा में सवाल भी उठाया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वही जो है कब्रिस्तान अड्डा बना हुआ है शराब तस्करों के लिए, शराब छिपाने का। सवाल मेरा यहां ये भी है कि एक इस्लाम धर्म के रिलीजन के हिसाब से भी ये बहुत गंदी हरकत है, तो इस पर कार्रवाई के लिए आपने मुहिम क्यों नहीं छेड़ी। हमने तो इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लोग कहते हैं शराबबंदी, कहां है शराबबंदी जब कब्रिस्तान में शराब मिल रहा है। कहां है शराबबंदी। इस पे तो तुरंत जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी इसी बजट सत्र में हमने आवाज उठाया था इसके लिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये अंधे गूंगे बहरे का सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। नहीं तो लेकिन देखिए, शराब बंदी की क्या स्थिति है वो किसी से नहीं छुपी है। बतौर बिहारी मुझे भी पता है, हालांकि एज ए पत्रकार मैं तो कुछ पे कुछ कहूंगा नहीं। हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि रिलीजन वाइज आप यार कब्रिस्तान में शराब छिपा रहे हो, आप सवाल उठा रहे हैं, बावजूद इसके कार्रवाई ना होना। क्या लगता है कि सरकार एक विशेष धर्म को दरकिनार करके चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा में भी कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई आवाज उठाया जाए तो एक फॉर्मेलिटी हो गया है। एक तो सही जवाब नहीं आ रहा है, अगर जवाब आया भी तो मंत्री के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई ऑफिसर सुन रहे हैं। हमें तो लगता है कि मंत्री का भी कोई ऑफिसर सुनने पे तैयार नहीं है, वो भी मजबूर है, पंगु बने हुए हैं मंत्री यहाँ के। नहीं, हमारा रिक्वेस्ट सरकार से है कि ये रिलीजन जो इस्लाम धर्म है उसमें शराब हराम है,
और आप कब्रिस्तान में शराब छिपा रहे हैं। ये रिलीजन वाइज भी क्राइम है। मानवता के हिसाब से शराब का जो मामला है वो तो खराब है ही। शराबबंदी की कामयाबी को लेकर नीतीश कुमार अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है बिहार के लोग जानते हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार इतने संवेदनशील मामले पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। अपना पीठ और अपना हाथ, अपना पीठ खुद अपने थपथपा रहे हैं। इतनी संवेदनशील बात हमने विधानसभा में उठाया है, लेकिन आज तक हमने बता न दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके लिए हमने जो भी प्रशासन के लोग हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, सबको हमने लिखित तौर पर दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब रोहतास प्रशासन भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो आगे अब क्या करेंगे आप। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर राज्य में तो विधानसभा होता है, और जब विधानसभा में कोई नहीं है, देखिए अब आगे क्या होता है। कोर्ट भी जाएंगे इस मामले को लेकर। विचार करते हैं, लोगों से सलाह लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। बिहार में चुनाव भी आ रहा है, जनता मालिक है, और जनता विचार करेगी कि क्या किया जाए और कैसे जवाब दिया जाए। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर आपकी पार्टी लगातार हमलावर है, जेडीयू बीजेपी पर और नीतीश कुमार पर। आपके नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि 5 लोग सरकार चला रहे हैं। क्या वाकई भ्रष्टाचार है या फिर एक विपक्ष का ये एजेंडा है। देखिए, हम लोगों के पास सबसे अधिक शिकायतें आती हैं जमीनी विवाद का, अंचल का और पुलिस प्रशासन का। ये दोनों जगह ऐसा है कि घुसखोरी का अड्डा बना हुआ है। कोई परिमार्जन हो, कोई मोटेशन हो, बगैर पैसा का संभव ही नहीं है। और सीईओ, बीडीओ, एसडीएम जो भी है, सब लोग का फिक्स है कि इतना पैसा दो, यहाँ पोस्टिंग कराओ। वो भी आया तो अपना दुकान खोले हुए है। यहाँ सरकार भी दुकान खोली हुई है, वो भी तो जाएगा तो अपना मैनेज करेगा ही। बगैर पैसा का कोई थाना में एफआईआर नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अभी देखिए, आरा में 25 करोड़ का लूट हुआ तनिष्क से, क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ? हमें तो नहीं लगता है कि कोई उस पर कुछ हुआ, कुछ जांच हुआ या कोई अपराधी पकड़ाया हो। अपराधी अगर कुछ पकड़ाए भी, हो सकता है खाना पूर्ति किया गया हो। जिसका चला गया 25 करोड़ रुपया, जब से उसको मिलेगा नहीं तो उसका खाना पूर्ति कैसे होगा। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में क्राइम को लेकर भी आप लोग हमलावर हैं। और सीधा सवाल, अब सीधे सवाल पे आते हैं। 2005 से पहले कुछ था, कपड़ा उपड़ा महिला पहनती थी। 2005 से पहले क्या स्थिति था पता है ना। ये बात नीतीश कुमार, मुझे लगता है मेरी जानकारी में, ये आप जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हर बिहारी के दिमाग में रटा गया है, मतलब बैठ गया है। सवाल यही है कि 2005 से पहले क्या था, यही बताने में हमारे मुख्यमंत्री हैं। 2005 के बाद 20 साल सत्ता में नीतीश कुमार रहे, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो वो दिखा सके। आज भी 2020 साल बाद भी 2005 से पहले क्या था जी, इसी पर उनका टेप लटका हुआ है। ये आपके तेजस्वी जी भी कहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी का याददाश्त भी कमजोर हो गई है। बस यही एक बात उनको याद है, और कुछ याद नहीं है। उनको बस यही याद है कि 2005 से पहले क्या था। महिला कपड़ा पहनती थी,
बच्चे स्कूल जाते थे। हमारा कहना है कि 2005 के बाद बताइए कि अपना क्या किया, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने एम्स बनवाए, कितने अनुमंडल बनवाए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले। लेकिन अभी हमारे यहाँ प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, समीक्षा बैठक था, उसमें भी स्टार्ट होंगे 2005 से पहले कुछ था जी। तो सुने कि आप लोग वहां बवाल कर दिए थे। तो हमने तो बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब 2005 से पहले का बात बताना था, अब बाहर में मंच लगाना चाहिए था और लिखना चाहिए था कि जदयू का ये मीटिंग है। आप प्रगति यात्रा क्यों नाम दिए, इसको दुर्गति यात्रा देते। अब 2005 के बाद का बात अब बताइए कि आपने क्या किया, आपने 20 साल में क्या किया। हम रोहतास जाते हैं, रोहतास में मेडिकल कॉलेज बना, हमने तो मांग किया था मेडिकल कॉलेज का, तो सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने जवाब दिया कि वहां प्राइवेट कॉलेज है। दुर्भाग्य है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट कॉलेज का तरफदारी कर रहे हैं। कितने यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया। हमें तो नहीं लगता है कि रोहतास जिला में कुछ दिए हो। 38 जिला है और उनके नजर में एक ही जिला है, नालंदा। बाकी कोई उनके नजर में जिला है ही नहीं, तो क्या देंगे। बस उनके नजर में एक ही जिला है और एक ही बात है कि 2005 से पहले क्या होता था, आप खाना खाते थे, और कुछ नहीं है उनके पास। तो आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो बोल ही रहे हैं कि उनके पास यादाश्त थी, कमजोर हो गया, बस वो लटे हुए हैं कि यही बात बोलना। अच्छा, रोहतास में प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री गए थे, सुने कि आप लोग पूरा बवाल कर दिए। मुख्यमंत्री यहां तक बोले कि कहीं बेइज्जत नहीं हुए, रोहतास में बेइज्जत हुए। काहे बेइज्जत कर दिए? क्योंकि वहां भी वही लटा लटाया बात बोलने लगे कि 2005 से पहले कुछ था जी, महिला कपड़ा पहनती थी। तो वहां तो आप लोग बहुमत में थे, तो चढ़ गए। नहीं, अपनी बात रखी, चढ़ना क्या। हमें तो वही बात से ही। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबने सम्मान किया, स्वागत किया, लेकिन हम लोग को भी बहुत उम्मीद था कि प्रगति यात्रा है, कुछ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री है तो कुछ सौगात देंगे, कुछ विकास की बात होगी। लेकिन वही बैठे बैठा बात, 2005 से पहले कुछ था जी। तो हमने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब 2005 के बाद का बात बताइए, आपने क्या किया, रोहतास जिला को क्या दिया। लेकिन उनके पास तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं। जमकर विरोध किया आप लोगों ने 2005 वाले इस बयान पर। विरोध नहीं, हमने अपने बात रखा। अब विरोध तो करेंगे ही। हमें तो उम्मीद थी कि अब विकास की बात करेंगे, सौगात की बात करेंगे, लेकिन कुछ था ही नहीं। अच्छा, आप चूंकि सासाराम से विधायक हैं, अब बात वहां के विधानसभा की करते हैं। आपने उस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी विकास की योजनाएं की, कौन सी बाकी रह गई, और बाकी रही तो क्यों बाकी रही? देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रखंड और 1 नगर निगम है। सासाराम प्रखंड, हम एक एक बात बताते हैं तीनों जगह। योजनाएं तो बहुत सारी हुई है, कार्य बहुत हुए हैं। इन सासाराम प्रखंड में एक सड़क था, अमरा तालाब से बबनपुरा होते हुए नहोना तक। वो 40 वर्षों से नहीं बना था। विगत 40 वर्षों से वो सड़क खराब था। वो सड़क का निर्माण हुआ हमारे विजन में। तिरौथू प्रखंड में एक गांव है, नया गांव। आजादी के बाद वहां सड़क नहीं था। आजादी के बाद वहां सड़क बना ही नहीं था। अभी उस सड़क का निर्माण कार्य चालू है।
सासाराम शहर में आए दिन जाम की बहुत समस्या बनी रहती थी। वहां ट्रैफिक का निर्माण हुआ और बहुत हद तक राहत मिली। उसके बाद छोटा मोटा तो बहुत सारा काम हुआ। बाकी क्या रह गया? वहां एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सरकारी। सरकारी। सही आपने याद दिला दिया, मेडिकल कॉलेज है वहां, यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन सरकारी आप कह रहे हो। सरकारी होना चाहिए। पटना में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन लोग आईजीएमएस, पीएमसीएच, एमसी क्यों खोजता है? हर कोई सक्षम नहीं है वहां जाने के लिए। तो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहा जाता है, पूरे बिहार में उसका स्थान है कृषि में। तो जहां धान का कटोरा है वहीं एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, वहां तक एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। और सासाराम नगर निगम में एक बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव की। कुछ ऐसे मुहल्ला है कि बगैर बरसात का भी पानी लगा रहता है। तो वहां ड्रेनेज पार्ट 2 का निर्माण के लिए डीपीआर बन के हमको लगता है कि बरसों से विभाग में पड़ा हुआ है पटना में, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा उसको। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हो सकता है कि रोहतास जिला एक भी विधायक नहीं दिया हो एनडीए को, दिया ही नहीं, वो जानते। जिसके कारण वो लोग ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पूरे बिहार के लिए, योजना पूरे बिहार के लिए होनी चाहिए। किसी के साथ सौतेलापन व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे नालंदा है उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए रोहतास जिला भी है। लेकिन हमारी मांग है कि एक मेडिकल कॉलेज वहां होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक एग्रीकल्चर कॉलेज होनी चाहिए। और ये ड्रेनेज के लिए भी हम बहुत दिन से प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक उसको सस्ता ठंडा बस्ता में डाल दिया गया है। और इतना भरोसा दिलाते हैं कि जो कार्य रह गया है उसको आने वाले 5 सालों में पूरा करेंगे। और जनता की आवाज बनकर हमेशा विधानसभा में उस आवाज को उठाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सासाराम के विधायक, जिनसे हमने विस्तृत चर्चा की संगठन के बारे में और सासाराम में क्या विकास की योजनाएं इंप्लीमेंट हुई और क्या बाकी रह गया। इन्होंने भरोसा दिलाया कि इनकी सरकार आएगी तो सासाराम में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज कम यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी ये वहां ले जाएंगे। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।